हेलो और स्वागत है। आज हम बात करेंगे पानी के उस सफर की जो पूरे भारत में तय होता है। ये सिर्फ ज्योग्राफी की बात नहीं है, ये एक कहानी है। एक कहानी कि कैसे बारिश की एक नन्ही सी बूंद एक विशाल नदी का हिस्सा बन जाती है। लगता तो बड़ा सिंपल सा सवाल है ना? पर इसका जवाब हमें हमारे देश के पहाड़ों, मैदानों और पठारों के एक जबरदस्त सफर पर ले जाता है। तो चलिए निकलते हैं इस सफर पर, देखते हैं कि बारिश की एक बूंद का रास्ता आखिर हमें कहाँ ले जाता है। अच्छा, तो इस सफर को शुरू करने के लिए सबसे पहले एक बेसिक शब्द समझना होगा, ड्रेनेज यानी जल निकास। अब जब हम ड्रेनेज कहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है पानी का एक तय रास्ते पर बहना, जैसे नालियों में या छोटी छोटी धाराओं में। ये समझ लीजिए नेचर का अपना प्लम्बिंग सिस्टम है पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। अब सोचिए, जब ये सारे छोटे छोटे चैनल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, मतलब एक छोटी सी धारा एक बड़ी धारा से मिलती है और फिर वो सब मिलकर एक नदी बना देती हैं, तो इस पूरे नेटवर्क को हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम या जल निकास तंत्र। और हाँ, ये सिस्टम बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही बाढ़ को रोकने और सॉइल एरोजन मतलब मिट्टी के कटाव को कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है, तो अब हम अपनी कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम समझेंगे उस कमाल की प्रोसेस को जिसके जरिए एक अकेली बारिश की बूंद एक बड़ी ताकतवर नदी का हिस्सा बनती है। देखते हैं कि जमीन पर गिरने के बाद पानी अपना रास्ता कैसे बनाता है और ये सफर शुरू कैसे होता है। आपको पता है, पानी का बहाव रैंडम नहीं होता, मतलब वो यूं ही कहीं भी नहीं बहता। वो कुछ खास पैटर्न्स या डिजाइन्स को फॉलो करता है। और ये पैटर्न्स कौन तय करता है? जमीन की बनावट, वहां की चट्टानें और ढलान। ये बिल्कुल नेचर के छुपे हुए ब्लूप्रिंट्स की तरह हैं जो नदी का रास्ता तय करते हैं। चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर इन डिजाइन्स के राज खोलते हैं। तो सबसे कॉमन और जिसे पहचानना सबसे आसान है वो पैटर्न है डेंड्रिटिक या वृक्षाकार। नाम से ही अंदाजा लग रहा होगा, ये बिल्कुल एक पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये बनता क्यों है और कहाँ पाया जाता है। पता है इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये पैटर्न वहां बनता है जहां जमीन के नीचे की चट्टानें, मतलब जो रॉक स्ट्रक्चर है, वो एक जैसा हो, यूनिफॉर्म हो। इसकी वजह से नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां किसी भी दिशा में आराम से फैल सकती हैं, बिल्कुल एक पेड़ की टहनियों की तरह। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे उत्तरी मैदानों की नदियां जैसे गंगा और यमुना। और यही वजह है कि वो इलाका इतना ज्यादा उपजाऊ है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार है। चलिए अब अगले पैटर्न पर आते हैं। ये है रेडियल या अरीय प्रतिरूप। इसको इमेजिन करना बहुत आसान है। बस एक पहिए के बारे में सोचिए जिसके सेंटर से तीलियां बाहर की तरफ निकल रही हैं, बस वैसा ही कुछ। तो ये पैटर्न तब बनता है जब नदियां किसी एक ऊंची जगह, मान लीजिए कोई पहाड़ या पठार, से निकलकर चारों दिशाओं में बहने लगती हैं। भारत में इसका क्लासिक एग्जाम्पल है अमरकंटक का पठार। यहीं से नर्मदा और सोन जैसी नदियां निकलती हैं और बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में अपना सफर शुरू करती हैं। अब देखते हैं एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, एक ज्यादा व्यवस्थित पैटर्न। इसे कहते हैं ट्रेलिस या जालीनुमा प्रतिरूप। इसमें क्या होता है कि नदियां एक दूसरे से करीब करीब 90 डिग्री के एंगल पर, मतलब समकोण पर मिलती हैं। इससे एक ग्रिड जैसा डिजाइन बन जाता है। तो सवाल उठता है, भाई ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब छिपा है जमीन के नीचे। ये पैटर्न उन जगहों पर बनता है जहां हार्ड और सॉफ्ट रॉक, मतलब कठोर और नरम चट्टानों की परतें एक के बाद एक आती हैं। तो होता यह है कि नरम चट्टानें आसानी से कट जाती हैं और नदियां उनके पैरेलल बहने लगती हैं। और फिर जब कठोर चट्टान को पार करना होता है तो वो 90 डिग्री पर मुड़ जाती हैं। और हमारा आखिरी पैटर्न, ये रेडियल पैटर्न का बिल्कुल उल्टा है। इसे कहते हैं सेंट्रीपीटल या अभिकेंद्री प्रतिरूप। इसमें पानी बाहर जाने की बजाय अंदर एक सेंटर की तरफ आता है। यहाँ क्या होता है कि सारी नदियाँ अलग अलग दिशाओं से बहकर एक नीची जगह पर, जैसे किसी झील या गड्ढे में, अपना पानी इकट्ठा करती हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण राजस्थान का इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है। वहाँ नदियाँ समुद्र तक पहुँच ही नहीं पाती और झीलों में ही खत्म हो जाती हैं। सांभर जैसी खारी झीलें इसी वजह से बनती हैं। ठीक है, तो हमने ये पैटर्न्स तो समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सिस्टम्स के जो इलाके होते हैं उन्हें मापा या डिफाइन कैसे किया जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी नदी के घर के पते को समझना। ये 3 शब्द हैं:
कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज बेसिन और वाटरशेड। अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। देखिए, कैचमेंट एरिया वो जगह है जहां से नदी को पानी मिलता है, उसका सोर्स। ड्रेनेज बेसिन उससे बड़ा होता है, इसमें वो नदी और उसकी सारी सहायक नदियां, मतलब पूरा नदी का परिवार आ जाता है। और वाटरशेड, वाटरशेड वो ऊंची जमीन या पहाड़ी है जो एक नदी के परिवार को दूसरे से अलग करती है, एक तरह की बाउंड्री लाइन। और इन परिभाषाओं का प्रैक्टिकल यूज क्या है, ये बहुत जरूरी है। जब हम लोकल लेवल पर पानी को मैनेज करने की बात करते हैं, तो वाटरशेड को एक यूनिट मानकर चलना सबसे असरदार तरीका होता है। क्यों? क्योंकि एक वाटरशेड के अंदर कुछ भी होता है, चाहे वो पॉल्यूशन हो या पेड़ लगाना, उसका असर उस पूरे इलाके के वाटर साइकिल पे पड़ता है। चलिए, अब अपने सफर के आखिरी और सबसे ग्रैंड स्केल वाले हिस्से पर चलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि भारत की सारी नदियां, सारे नदी सिस्टम्स आखिर में जाकर मिलते कहाँ हैं। ये आंकड़ा देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बताता है। भारत का करीब 77% पानी पूर्व की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है और सिर्फ 23% पानी पश्चिम की तरफ अरब सागर में। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? इतना बड़ा फर्क क्यों? तो इस बड़े बंटवारे का कारण क्या है? जवाब छिपा है जियोलॉजी में, मतलब जमीन की बनावट में। असल में भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो थोड़ा सा झुका हुआ है, उत्तर पश्चिम में ऊंचा और दक्षिण पूर्व की तरफ नीचा। बस इसी झुकाव की वजह से गंगा, गोदावरी जैसी ज्यादातर बड़ी नदियां लंबा सफर तय करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। दूसरी तरफ पश्चिम की ओर का जो ढलान है वो काफी खड़ा है, स्टीप है। इसीलिए नर्मदा और तापी जैसी नदियां छोटी हैं, तेज बहती हैं और डेल्टा नहीं, एस्चुरीज बनाती हैं। तो अगली बार जब बारिश हो या कहीं कोई नदी दिखे, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, उसके पैटर्न के बारे में, उसके बेसिन के बारे में और उस अदृश्य वाटरशेड के बारे में सोचिएगा जिसने उसका रास्ता तय किया है। ज्योग्राफी सिर्फ नक्शों पर बनी लकीरें नहीं हैं, ये हमारे चारों ओर बहती हुई एक जीती जागती कहानी है। चलिए, शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जो शायद चौंका दे। 14। भारत में 14 प्रमुख नदी घाटियां हैं, और जब हम प्रमुख कहते हैं तो इसका मतलब वाकई बहुत बड़ा है। इनमें से हर एक नदी घाटी का इलाका 20,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। जरा सोचिए, ये सिस्टम कितने विशाल होंगे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम नदियों के स्केल को समझने से शुरू करेंगे, फिर उनके दो अलग अलग व्यक्तित्वों को जानेंगे, एक हिमालयी और दूसरा प्रायद्वीपीय। हाँ, आज हम हिमालयी नदियों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि उनकी कहानी में ना कुछ जबरदस्त भूवैज्ञानिक मोड़ हैं। हमें खोई हुई नदी के रहस्य से भी पर्दा उठाएंगे और आखिर में हिमालय की 3 सबसे बड़ी नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र को करीब से देखेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि इतनी सारी नदियों को समझा कैसे जाए? वैज्ञानिक इन्हें इनके बेसिन के आकार के हिसाब से बांटते हैं। बेसिन यानी वो पूरा इलाका जहां से नदी अपना सारा पानी इकट्ठा करती है। ये इन बड़े बड़े सिस्टम्स को समझने का, कह लीजिए, पहला कदम है। तो देखिए, ये क्लासिफिकेशन काफ़ी सीधी सादी है। देश में 14 प्रमुख नदियां हैं, 44 मध्यम आकार की हैं। लेकिन जो बात सच में हैरान करती है वो हैं अनगिनत छोटी नदियां। ये वो नदियां हैं जो देश के कोने कोने तक जीवन पहुंचाती हैं। यही पैमाना भारत को सचमुच में नदियों का देश बनाता है। अब बात करते हैं भारत की नदियों के दो अलग अलग किरदारों की। एक तरफ हैं युवा, ऊर्जा से भरी हिमालयी नदियां, और दूसरी तरफ हैं पुरानी और शांत प्रायद्वीपीय नदियां। ये सिर्फ भूगोल की बात नहीं है, ये तो दो बिल्कुल अलग स्वभावों की कहानी है। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल है। जरा सोचिए, क्या कोई नदी जो सिर्फ चट्टानों और पानी का एक बहाव है, सच में युवा या बूढ़ी हो सकती है? हाँ, इसका जवाब भूवैज्ञानिक समय यानी जियोलॉजिकल टाइम में छिपा है, और यही इन दो सिस्टम्स के बीच के फर्क को समझने की चाबी है। तो यहाँ है मुख्य अंतर। हिमालयी नदियाँ युवा और बेचैन हैं। उन्हें ग्लेशियर और बारिश दोनों से पानी मिलता है, इसलिए वो साल भर बहती हैं, और अपनी जवानी के जोश में वो पहाड़ों को काटकर गहरी खाइयां बना देती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियाँ पुरानी और समझदार हैं। वो ज्यादातर बारिश पर निर्भर करती हैं और एक तय उथले रास्ते पर शांति से बहती हैं। चलिए, अब हिमालयी नदियों की कहानी में और भी गहरा उतरते हैं।
ये किसी भूवैज्ञानिक जासूसी कहानी से कम नहीं है, जिसमें एक ऐसी ताकतवर नदी का जिक्र है जो वक्त के साथ कहीं खो गई। इस कहानी का हीरो है इंडो ब्रह्म नदी। वैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों साल पहले एक अकेली विशाल सुपर नदी हुआ करती थी। सोचिए, आज की सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की मिलीजुली ताकत के साथ ये नदी पूरे हिमालय के साथ साथ बहती थी। तो सवाल ये है कि हमें इस खोई हुई नदी के बारे में पता कैसे चला? जवाब छिपा है चट्टानों में, उन सुरागों में जो ये नदी पीछे छोड़ गई। वैज्ञानिकों को शिवालिक की पहाड़ियों में जमी हुई रेत और मिट्टी मिली है, प्राचीन झीलों के निशान मिले हैं, बड़े बड़े पत्थर मिले हैं। ये सारे सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं, एक विशाल नदी जो पश्चिम की ओर बहती थी। लेकिन फिर कहानी में आया एक बहुत बड़ा मोड़। प्लाइस्टोसीन काल में दो बड़ी भूवैज्ञानिक घटनाओं ने सारा खेल ही बदल दिया। पहला, आज के पाकिस्तान का पोटवार पठार ऊपर उठ गया, जिसने नदी के रास्ते में एक दीवार सी खड़ी कर दी। और दूसरा, बंगाल के पास मालदा गैप नीचे धंस गया। बस इन दो घटनाओं ने मिलकर उस एक शक्तिशाली इंडो ब्रह्म को आज की 3 महान नदियों में तोड़ दिया, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो चलिए इंडो ब्रह्म के पहले वारिस से मिलते हैं, सिंधु नदी प्रणाली, जो अब पश्चिम की ओर बहती है। सिंधु नदी अपना सफर तिब्बत के ग्लेशियर से शुरू करती है। इससे दो तरफ से ताकत मिलती है, पूर्व में हिमालय से आने वाली वो मशहूर 5 नदियां और पश्चिम में सुलेमान पर्वत से आने वाली सहायक नदियां। और सतलुज पर बना भाखड़ा नांगल बांध ये दिखाता है कि ये नदी आज भी हमारे लिए कितनी अहम है। और यहां एक बहुत दिलचस्प शब्द आता है, पंजनद। इसका सीधा सा मतलब है 5 नदियां। ये पाकिस्तान की उस जगह का नाम है जहां सिंधु की 5 मशहूर सहायक नदियां मुख्य नदी में मिलने से ठीक पहले एक दूसरे से मिलती हैं। अब रुख करते हैं उस नदी की ओर जो भारत के दिल में बसती है, गंगा। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए जीवन और आस्था का प्रतीक है। गंगा अपना सफर गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू करती है, जहां उसे भागीरथी कहते हैं। लेकिन इसका असली जन्म होता है देवप्रयाग में, जहां ये अलकनंदा से मिलती है। और यहीं से ये एक विशाल नदी बन जाती है, जिसे उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से यमुना और कोसी जैसी ताकतवर सहायक नदियां आकर और भी बड़ा बना देती हैं। गंगा की सहायक नदियों में से एक नदी है कोसी, जिसे एक बहुत ही बदनाम नाम मिला है, बिहार का शोक। ये नाम सुनते ही मन में सवाल उठता है कि आखिर इस नदी ने ऐसा क्या किया कि इसे इतना दुखद नाम मिला। तो कोसी इतनी विनाशकारी क्यों है? देखिए, ये 3 हिस्सों की एक दुखद कहानी है। पहला, ये ऊंचे हिमालय से भारी मात्रा में मलबा और गाद अपने साथ बहाकर लाती है। दूसरा, ये उस सारे मलबे को मैदानी इलाकों में जमा कर देती है, जिससे उसका अपना ही रास्ता रुक जाता है। और तीसरा, जब रास्ता रुक जाता है तो नदी एक नया रास्ता बनाने के लिए अपने किनारे तोड़ देती है, जिससे भयंकर बाढ़ आती है। और आखिर में चलते हैं पूर्व की ओर, जहां बहती है शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र। ये नदी अपने विशाल आकार और कई धाराओं में बंटकर बहने के लिए जानी जाती है, बिल्कुल किसी गुंथी हुई चोटी की तरह। ब्रह्मपुत्र की यात्रा भी तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये नदी अपनी यात्रा में कई बार अपना नाम बदलती है। तिब्बत में लोग इसे त्सांगपो कहते हैं, अरुणाचल में दिहांग, असम में ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है और बांग्लादेश पहुंचते पहुंचते जमुना के नाम से जानी जाती है। एक नदी कितने नाम। कोसी की तरह ब्रह्मपुत्र भी बहुत सारा मलबा लेकर आती है, लेकिन यहां मामला और भी पेचीदा है। एक तो इसके इलाके में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है और ऊपर से कई बड़ी बड़ी सहायक नदियां इसमें और भी ज्यादा पानी लाकर डाल देती हैं। ये तीनों चीजें मिलकर ब्रह्मपुत्र घाटी में भयंकर बाढ़ और कटाव का कारण बनती हैं। तो हमने देखा कि कैसे लाखों सालों के भूविज्ञान ने भारत की इन जीवन रेखाओं को गढ़ा है। ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह धरती की ताकतों ने इन नदियों का अतीत बनाया, वैसे ही आज की बदलती जलवायु इनके भविष्य को कैसे आकार देगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो हमारे महान हिमालय से भी ज्यादा पुरानी हो? इसका जवाब सीधे तौर पर हमारी आज की कहानी से जुड़ा हुआ है। और वो जवाब है भारत की प्रायद्वीपीय नदियां। जी हां, ये नदियां हिमालय से भी पुरानी हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि इन नदियों का भूवैज्ञानिक खाका क्या है।
मतलब ये बनी कैसे और इनकी खासियत क्या है? इनकी कुछ बातें बहुत ही दिलचस्प हैं। जैसा कि हमने जाना, ये हिमालय से भी पुरानी हैं। इनमें से ज़्यादातर नदियाँ पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। ये 12 मासी नहीं हैं, मतलब इनका पानी पूरी तरह से बारिश पर निर्भर करता है। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात, लाखों सालों से ये नदियाँ एक तय रास्ते पर ही बह रही हैं। इन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला है। पर हाँ, हर कहानी की तरह यहाँ भी कुछ अपवाद हैं। नर्मदा और तापी, ये दो नदियाँ बाकी सबसे अलग पश्चिम की ओर बहती हैं, और ये डेल्टा नहीं बल्कि ज्वार नदमुख यानी एस्चुरीज बनाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका रास्ता बहुत अनोखा है। ये दरार घाटियों से होकर गुजरती हैं। तो सवाल उठता है कि ये पूरा सिस्टम बना कैसे? इसके पीछे 3 बड़ी भूवैज्ञानिक घटनाएं हैं। सबसे पहले, प्रायद्वीप का जो पश्चिमी हिस्सा था वो समुद्र के नीचे धंस गया। फिर जब हिमालय पर्वत बनना शुरू हुआ तो उसके दबाव से प्रायद्वीप में दरारें पड़ गईं, और आखिर में पूरा प्रायद्वीप हल्का सा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर झुक गया, जिसने इन नदियों के बहने की दिशा ही तय कर दी। सोचिए, ये सब लाखों सालों में हुआ। तो अब वक्त है इस कहानी के मुख्य किरदारों से मिलने का, यानी प्रायद्वीप की वो महान नदियां जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनमें प्रमुख हैं महानदी, जो ओडिशा से होकर बहती है। फिर आती है गोदावरी, जो इस सिस्टम की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। कृष्णा और उसकी सहायक नदियां तुंगभद्रा और भीमा भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। कावेरी की बात ही अलग है, क्योंकि इसे गर्मी और सर्दी दोनों मॉनसून से पानी मिलता है। नर्मदा के बारे में तो हम जान ही चुके हैं कि वो अपनी दरार घाटी के लिए खास है। और एक है लूनी, जो राजस्थान के रेगिस्तान में बहने वाली एक अस्थायी नदी है। ये नदियां भले ही कितनी भी पुरानी हों, पर इनसे जुड़ी आज की समस्याएं एकदम नई हैं। और अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े विरोधाभास की, पानी का मैनेजमेंट। ये एक बहुत ही अजीब सी स्थिति है ना? एक तरफ जब मानसून आता है तो इन्हीं नदियों में इतना पानी आ जाता है कि भयानक बाढ़ आ जाती है, सब कुछ तबाह हो जाता है। और दूसरी तरफ जब सूखा मौसम होता है तो इन्हीं नदी घाटियों में पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है। मतलब एक ही सिस्टम, लेकिन दो बिल्कुल अलग और खतरनाक हकीकतें। तो सवाल ये है कि आखिर ये असंतुलन है क्यों? खैर, इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, हमारे देश में बारिश का असमान होना। दूसरी, इन नदियों में पानी का बहाव बहुत ज्यादा मौसमी है। और तीसरी, पानी को सही तरीके से मैनेज करने और स्टोर करने में हमारी अपनी चुनौतियां। इस बहुत बड़ी समस्या का एक बहुत बड़ा समाधान भी सोचा गया है, इंटर बेसिन जल हस्तांतरण। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि जहां पानी ज्यादा है वहां से पानी को उन इलाकों में पहुंचाना जहां पानी की कमी है। ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। पानी की मात्रा की समस्या तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता है पानी की गुणवत्ता की। प्रदूषण इन प्राचीन नदियों के लिए आज एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। और ये प्रदूषण आ कहां से रहा है? इसके कई स्रोत हैं। हमारे शहरों से निकलने वाला गंदा पानी, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला कचरा, धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी सामग्री और यहां तक कि दाह संस्कार जैसी प्रथाएं, ये सब मिलकर हमारी नदियों को बीमार कर रही हैं। और इसका सीधा असर उन करोड़ों लोगों पर पड़ता है जो इन नदियों पर निर्भर हैं। अच्छा, इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने कई बड़ी पहल की हैं, जैसे कि गंगा एक्शन प्लान और 2014 में शुरू हुआ नमामि गंगे कार्यक्रम। इनका मेन फोकस है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, नदियों में जीवन को वापस लाना और सबसे जरूरी, लोगों में जागरूकता फैलाना। तो अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, और यहां जो हमारा सोर्स मटेरियल है उसका निष्कर्ष एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। देखिए, जो सोर्स मटेरियल है वो अपनी बात एक सीधी अपील के साथ खत्म करता है। ये संदेश ई पाठशाला नाम के एक एजुकेशनल चैनल का है। वो कह रहे हैं कि अगर ये चैप्टर की समझ पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। उनका मानना है कि ये जानकारी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है जो एनसीईआरटी को समझना चाहते हैं, और आपका एक शेयर किसी और स्टूडेंट की पढ़ाई को आसान बना सकता है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बड़े और जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। हम अपनी बढ़ती आबादी की जरूरतों और इन करोड़ों साल पुराने पारिस्थितिकी तंत्रों यानी इकोसिस्टम के स्वास्थ्य के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।